हिंदी हिंदी में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और साथ साथ जब धोलेरा की अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई, तो धोलेरा को मैंने सबसे पहले अपनी निगाहों से देखने की कोशिश की कि धोलेरा के बारे में मुझे क्या समझ में आता है। और इनफैक्ट मैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा था, क्योंकि मैंने बचपन से देखा कि बहुत सारे लोग जिन्होंने गुड़गांव में कभी इन्वेस्टमेंट किया, जिन्होंने कभी नोएडा में इन्वेस्टमेंट किया, और मैंने उन लोगों के बारे में उन लोगों से सुना, तो मुझे आज ये देखने पे समझ में आया कि जिन लोगों ने ऐसी जगह पे कभी इन्वेस्ट किया था वो आज बहुत अच्छा कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो जमीन में तो जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है उसने बहुत अच्छा खासा कुछ अर्न किया है अपनी लाइफ में, और इसलिए जमीन हमारे दिल के सबसे करीब होती है जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो जब धौलारा मेरी निगाह में आया तो मुझे वो गुड़गांव, वो नोएडा नजर आने लगा, जो कभी प्राइम फेज में, कभी इनिशियल फेज में वो हुआ करता था। और जब मैंने इसके अंदर जो फैसिलिटीज डेवलप हो रही हैं, जब उसके बारे में जाना, तो ये मुझे समझ में आ गया कि ये गुड़गांव और नोएडा से भी बहुत आगे जाने वाली चीज है। और यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, वो इन्वेस्टमेंट बड़ी शानदार होने वाली है। तो मैंने जब धोलेरा को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था 2020 में, तो जैसा आज धोलेरा नजर आता है वैसा वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता था। सिर्फ प्लानिंग्स थी, पेपर पे थी, कुछ एक चीजें वहाँ हुई थी। लेकिन मैं समझ में मुझे आने लगा था कि यहाँ पे जिसने भी इन्वेस्ट किया वो बहुत कुछ एक्सप्लोर करेगा। आपको सिर्फ निगाह लेनी होगी एक इन्वेस्टर की, कि एक इन्वेस्टर कैसे सोचना है, वो थॉट प्रोसेस से आपको सोचना होगा। और जब मैंने उस तरीके से सोचना स्टार्ट किया, तो धोलेरा मेरी इन्वेस्टमेंट भी हुई। और उसके बाद धोलेरा में काफी सारी इन्वेस्टमेंट मेरे साथ लोगों ने जुड़ के की हैं। और बहुत मैं मजा इस चीज का उठा रहा हूँ, मुझे बहुत एंजॉयमेंट भी इससे फील हो रहा है। तो ये एक मेरा ब्रीफ था कि मेरा पास क्या है और मैंने कैसे धोलेरा से मैं जुड़ा। लगभग 1 साल मुझे हुआ है अभी धोलेरा में काम करते हुए। और मैं जब भी मेरी विजिट धोलेरा में होती है, तो हर बार वहाँ कुछ ना कुछ नया होता नजर आता है। जब भी हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ नया डेवलप हो रहा होता है। एयरपोर्ट को जो मैं इनिशियली मैंने विजिट किया था, तो सिर्फ एयरपोर्ट पे मैंने देखा था कि वहाँ पे सिर्फ प्लेन जमीन थी। एक बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पे एयरपोर्ट आएगा, यहाँ पे काम शुरू होगा। और आज हम उस फेज में हैं कि हम देख पा रहे हैं कि 2026 तक वो एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा। तो आज हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि यस, ये हो जाएगा। तो धोलेरा, और हम जमीन की जब बात करते हैं, तो जो स्क्रीन पे आपके पे एक फोटो आ रहा है, तो मैं ये कहूंगा जब कोई भी व्यक्ति सोचे अगर किसी भी शहर के बारे में, चाहे वो दिल्ली हो या गुड़गांव हो, तो जो स्क्रीन पे फोटो आ रहा है, कभी तो वो ऐसा रहा था, कभी वो ऐसा ही था जब वो डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन जब वहां जाके कुछ डेवलपमेंट हुआ, लोग वहां रहने लगे, तो आज की सूरत उनकी आ गई। तो जो पहला फोटो आप देख रहे थे, उस फोटो में अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो शायद ही कोई तैयार हो। लेकिन अब जो स्क्रीन पे फोटो आ रहा है उसको देख के मैं लोगों को बताऊं कि सर इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ करनी है, तो 95 या 100% लोग एग्री कर जाएंगे। पर अमेजिंग, ये दोनों फोटो एक ही जगह के हैं। और जो पहला फोटो है 1990 से पहले का दुबई, और जो दूसरा है वो 2020 का दुबई। तो 30 साल का एक डिफरेंस, 30 साल में एक शहर कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। और अगर हम धोलेरा की बात करें, तो ऐसा है ही कुछ धोलेरा के साथ भी होने वाला है। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस हिसाब से धोलेरा डेवलप हो रहा है, इससे भी ये ज्यादा आगे आने वाली जो जगह है वो धोलेरा वहां पहुंचने वाला है। तो एक सिंपल सी बात है कि जब किसी भी जगह पे रोड का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, तो वहां पे चीजें आगे बढ़ने लगती हैं। और इसीलिए यूएस प्रेसिडेंट ने एक बात भी कही कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज द अमेरिकन रोड्स आर। क्योंकि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका अमीर है, बल्कि इसलिए नहीं कि अमेरिका अच्छा है इसलिए रोड अच्छी है। सिंपल सा समझने का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो वो शहर, वो देश बहुत तेजी से तरक्की करने वाला है। और हम आज के समय में अगर बात करें, तो इंडिया में बहुत तेजी से इन चारों फील्ड में तरक्की हो रही है, बहुत सारे रोड्स बन रहे हैं। हम नई नई जगह से जाते हैं तो हमें नए नए रोड नजर आने लगते हैं, नया नया इंफ्रा नजर आने लगता है। तो ये एक, हम कहेंगे कि एक प्रतीक है इस बात का कि बहुत तेजी से यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। उसी डेवलपमेंट में, उन्हीं रोड के अग्रेशन में, अग्रसरण में, एक बात कहूंगा मैं, एक चीज के बारे में हम बात करेंगे। जो इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो 2008 तक वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। और वो था दुबई का पाम जुमेरा। सभी लोगों ने उसका नाम सुना होगा। पाम जुमेरा की अगर हम बात करें, तो इसकी जो कॉस्ट थी वो थी 12 बिलियन US डॉलर। और इसको बनाया था हेल्क्रो कंपनी ने। इसको बताने का एक पर्पज है क्यों हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हेल्क्रो ने इसको बनाया, क्योंकि ये हेल्क्रो कंपनी, जो अब जैकब के नाम से जानी जाती है, यही जैकब इंडिया में काम कर रही है और वो धोलेरा को डेवलप कर रही है। यानी सारी जो कंपनियां हैं वो इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां हैं जो धोलेरा को डेवलप कर रही हैं। यानी जिसने दुबई बनाया, जिसने पाम जुमेरा बनाया, अगर वही कंपनी धोलेरा को बना रही है, तो धोलेरा को उससे एडवांस बनाएगी। दुबई और पाम जुमेरा से ज्यादा एडवांस वो लोग बनाने वाले हैं। तो
बात करते हैं इसके अलावा एक और वर्ल्ड के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, जो मैं बता रहा था, जो हिंदुस्तान में आ रहा है, जिसका नाम है डीएमआईसी। ये एक रोड है जिसकी शुरुआत हुई 2008 में और जिसका कंप्लीशन होना था 2024 में। डीएमआईसी मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसको कौन मैनेज कर रहा है? इसको यूएसए की कंपनी है एकॉम जो मैनेज कर रही है, और सारा जो मास्टर प्लान है वो किया है जैकब ने। तो जैकब ये सारा मास्टर प्लान कर रही है यहाँ पे। कौन इस प्रोजेक्ट को बना रहा है तो उसको समझना चाहिए। यहाँ पे एक सवाल और मैं जवाब देना चाहूंगा अभी, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पता नहीं ये बनेगा या नहीं बनेगा। आप बहुत अच्छी अच्छी बातें तो बता देते हो, पर होगा या नहीं होगा? तो उसका पहला आंसर जो अब इसकी स्क्रीन आ रही है आपकी, उसी पे है कि ये यूपीए गवर्नमेंट की टाइम में स्टार्ट हुआ। जापान और इंडिया का ज्वाइंट वेंचर है। दोनों का 50-50% स्टेक लगा हुआ है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 90 बिलियन US डॉलर, यानी 73 खरब 65 अरब 14 करोड़ 55 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट है। अब इसमें समझने वाली बात एक यहाँ पे ये है कि जब कहीं इंटरनेशनल पैसा लगा हुआ होता है, जब किसी दूसरे देश का स्टेक लगा हुआ होता है, तो ये सारी चीजें हवा में नहीं होती। ये सारी चीजें ट्रीटीज के थ्रू होती हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, इंटरनेशनल लॉ से वो सारी गवर्न होती हैं। और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जब कोई देश किसी दूसरे देश में पैसा लगाता है तो वो प्रोजेक्ट टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होते हैं, और वो कंप्लीशन होता ही होता है उनका। तो ये एक जवाब है इस बात का, जो लोग सवाल करते हैं कई बार कि पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। तो आप ये एश्योर मानिए कि ये तो होना ही है। तो बात करते हैं जो डीएमआईसी है वो कहाँ से होकर गुजर रही है, कितनी बड़ी रोड है, कितने स्टेट से होकर जा रही है। तो डीएमआईसी 6 स्टेट से होकर निकलती है, जिसमें यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 6 स्टेट आते हैं। और दिल्ली इसमें द्वारका एक्सप्रेस वे के थ्रू डीएमआईसी से कनेक्टेड है। दिल्ली होता है 1480 किलोमीटर का रोड है। ओरिजिनली जो ये स्टार्ट होता है वो दादरी यूपी से स्टार्ट होता है, जो जैनपुर मुंबई तक जाएगा। 1480 किलोमीटर की रोड, 1480 किलोमीटर की रोड। और रोड को बनाने का पर्पज भी है, दिल्ली से मुंबई जाने का रास्ता तो पहले भी था, NH2, जिसके माध्यम से हम दिल्ली से मुंबई जा सकते थे। तो जरूरत क्या थी इस रोड को बनाने की? तो इसके नाम से वो बातें समझ में आ जाती हैं। डीएमआईसी मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मतलब ये रास्ता है जिसपे इंडस्ट्री को डेवलप किया जाएगा, यानी कुछ नए शहर भी डेवलप होंगे जहाँ पे इंडस्ट्रीज को लगाया जाएगा, और उसको ये पूरा रोड डीएमआईसी कनेक्ट करेगा। तो पर्पज क्या था, क्यों ये बन रहा है, और आगे समझते हैं। तो इसको जो बनाने का पर्पज था वो था जीडीपी। इंडिया की जीडीपी 2008 में घट के रह गई थी 4.7%, जिसको 10% की ग्रोथ दी जानी थी। एक सिंपल सी बात है, जब किसी देश की जीडीपी इतनी डाउन हो जाए तो उस देश को एक चिंता होना स्वाभाविक है। उसको एक काम तो करना ही पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाए। तो इंडिया के सामने भी यही सवाल था, जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए भारत सरकार ने जापान को ज्वाइंट वेंचर में लिया, और जापान के साथ ज्वाइंट वेंचर में इस प्रोजेक्ट को लेके आए, जिसका नाम दिया गया डीएमआईसी। और इसके थ्रू एक ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड है, जो होगी यहाँ पे। और इस पे कुछ नए शहर बनाए जाएंगे, पूरा इंफ्रा डेवलप किया जाएगा। हम आगे की स्क्रीन में देखेंगे कि, और सवाल भी है यहाँ पे, हर एक व्यक्ति अपने आप से सवाल पूछे और खुद से उसका आंसर करे, कि अगर हम जीडीपी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो रोड तो हमने समझ लिया कि रोड बन रहा है, इसके अलावा कौन से दो ऐसे मेजर फैक्टर हैं जो जीडीपी को बढ़ा सकते हैं? तो वो दो मेजर फैक्टर में आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दो चीजें आती हैं, एक आता है शहर का डेवलपमेंट, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में भी चार चीजें आती हैं, रोड, रेल, एयर एंड सी। और हम प्रोडक्शन की बात करें तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सिटी, सिटी का डेवलपमेंट। तो जो प्रोडक्शन होगा वो कहाँ होगा, किसी शहर में। शहर में क्या लगेंगी, इंडस्ट्री लगेंगी, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होगा। तो उसके लिए हमें शहर चाहिए। तो कुछ नए शहर इस रोड पे डीएमआईसी बनाए जाने थे, जहाँ पे हम दो मेजर फैक्टर को डायरेक्टली एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहले जो काम हुआ, अब मैं आपसे अगर पूछूं तो सबसे पहले रोड बनाए जाने चाहिए या शहर बनाया जाना चाहिए? तो सबसे पहले जो काम किया जाना चाहिए वो रोड पे किया जाना चाहिए, इसलिए प्रोजेक्ट लेके आए डीएमआईसी में रोड। और रोड की जब हम बात कर रहे हैं तो 8 लेन का एक्सप्रेस वे, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, 1480 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे, जो दादरी यूपी से स्टार्ट होता है और जेएन पोर्ट मुंबई तक जाता है। ये ऑपरेशनल हो चुका है। स्क्रीन पे तो आ रहा है कि सोना हरियाणा से दौसा राजस्थान तक, पर मैं ओरिजिनली बात करूं तो ये दिल्ली से स्टार्ट होके दौसा राजस्थान तक जा चुका है। आज हम दिल्ली से डीएमआईसी में एंट्री लेके दौसा राजस्थान तक जा सकते हैं। 4 लेन का ग्रीन कॉरिडोर भी है, और बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे डेवलप की जा रही हैं। और हर 30 किलोमीटर पे फैसिलिटी है, हॉस्पिटल्स है, और बहुत सारी चीजें हैं, रेस्ट रूम्स है। तो इस तरह के रोड, और आज हम अगर ये कहें कि हिंदुस्तान का ये नंबर 1 रोड है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत जबरदस्त ये रोड है। इसके साथ साथ दूसरा प्रोजेक्ट एक आया, क्योंकि हम सब बात कर रहे थे जीडीपी की। जब जीडीपी की हम बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं बिजनेस की ईजमेंट की, कि ईज कैसे बिजनेस को मिले, जीडीपी कैसे बढ़े, तो उसमें एक दूसरा प्रोजेक्ट डीएमआईसी के अंडर में लेके आए, जिसका नाम है डीएफसी,
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और ये एक रेल का प्रोजेक्ट है। और ये भी डीएमआईसी के पैरेलल में दादरी यूपी से शुरू होकर के और पालनपुर गुजरात तक ये स्टार्ट हो चुका है, और इसको जाना है लास्टली जेएन पोर्ट मुंबई तक। अब एक चीज और समझने की है यहाँ पे कि हम जब डीएमआईसी की बात कर रहे हैं तो शुरुआत हो रही है उसकी दादरी यूपी से, जा कहाँ रहा है, जेएन पोर्ट मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, तो पोर्ट तक जा रहा है। इसके पीछे भी कुछ कारण है। और जब डीएफसी की बात करते हैं तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, दादरी यूपी से कहाँ तक जा रहा है, जेएन पोर्ट मुंबई। ये भी मुंबई जेएन पोर्ट तक जा रहा है, तो इसके पीछे कुछ एक कारण है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले डीएफसी की बात कर लेते हैं। तो डीएफसी पे वापस लेके आइए। डीएफसी पे हैवी ड्यूटी के ट्रैक्स बिछाए गए हैं, डबल कैपेसिटी की मालगाड़ियां चलती हैं। हैवी ड्यूटी के ट्रैक का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो पहले मालगाड़ियां चलती थी पैसेंजर ट्रैक पे, वो चलती हैं 750 मीटर लंबी चलती थी। और डीएफसी पे जो मालगाड़ी चल रही है वो चल रही है 1.5 किलोमीटर लंबी। और डबल कैपेसिटी में, यानी पहले सिंगल डेक में चलती थी, यहाँ पे डबल डेक में चलती है। और एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पे हुई, आप ये देख रहे हो कि मालगाड़ियां एक 40 है, उसके ऊपर ये ट्रक्स चढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो डीएफसी पर रेलवे स्टेशन डेवलप किए गए हैं वो इस तरीके के हैं कि आप जहाँ फैक्ट्री है वहां से ट्रक में माल लोड होगा, डीएफसी के किसी स्टेशन पहुंचा और उसी से एज इट इज वो मालगाड़ी पे लोड हो गया ट्रक। और जिस डेस्टिनेशन पे उसे जाना है वहां जाके रेलवे स्टेशन पे उतरेगा और अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा, यानी फास्ट डिलीवरी होगी। इस प्रोसेस में डीजल की या हम फ्यूल की बचत भी होगी, टाइम की बचत भी होगी। फास्ट डिलीवरी होने की वजह से व्यापारी की जो कॉस्ट है वो घटेगी। तो ये था एक इसका पर्पज। और जेएन पोर्ट तक मतलब ये हुआ कि जेएन पोर्ट पे जो भी माल उतरेगा, जो हम एक्सपोर्ट करेंगे इम्पोर्ट करेंगे, माल पहुंचाना है, ठीक है, वहां पे जो माल उतरना है वो पूरे देश में डिलीवर हो जाएगा, और पूरे देश से माल इकट्ठा होकर के पोर्ट पे पहुंच के वहां से एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये पर्पजफुल ये सारी चीजें हुई हैं, पूरा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट जो बात थी वो थी एयरपोर्ट को लेके। इस डीएमआईसी पे दो एयरपोर्ट आने थे। एक एयरपोर्ट मिला दिल्ली को, जो पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट है, जिसको हम जेवर एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, जो नोएडा में आता है। दूसरा एयरपोर्ट आना था कार्गो एयरपोर्ट। अब कार्गो एयरपोर्ट कहाँ दिया जाए, उसके लिए जापान और इंडिया के बीच में कुछ कंडीशंस डिसाइड हुई कि कहाँ पे वो एयरपोर्ट देना। और वो कंडीशंस क्या थी, वो कंडीशंस थी कि ऐसे स्टेट को ये एयरपोर्ट दिया जाएगा जहाँ पे जीडीपी सबसे ज्यादा होगी, जो स्टेट सबसे ज्यादा कार्गो हैंडलिंग करता होगा, जो स्टेट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता होगा, जिसकी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा होगी। तो इन कंडीशंस पे एक राज्य खरा खरा होता है, जिस राज्य का नाम है गुजरात। अब ये एयरपोर्ट जो कार्गो कम पैसेंजर एयरपोर्ट है, यानी जिसकी कार्गो की कैपेसिटी 80% होगी उस एयरपोर्ट के हिसाब से, और उसकी 20% कैपेसिटी होगी पैसेंजर के लिए, तो एयरपोर्ट दिया जाता है गुजरात। अब एयरपोर्ट के बाद एक और चीज बचती है, वो बचती है सी पोर्ट। तो सी पोर्ट कहाँ दिया जाए, ये भी एक सवाल था। तो दो ही स्टेट हैं जहाँ पे सी पोर्ट दिया जा सकता था, जहाँ समुद्र था, गुजरात और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को नहीं दिया गया, उसके पीछे रीजन है क्योंकि डीएमआईसी और डीएफसी दोनों जेएन पोर्ट मुंबई तक जा रहे थे, पोर्ट से उसकी कनेक्टिविटी हो चुकी थी। तो दूसरा जो था सी पोर्ट वो दिया गया गुजरात को। अब गुजरात में कहाँ दिया जाए, ये एक नया सवाल था कि गुजरात कोई छोटा मोटी जगह तो नहीं है। गुजरात एक पूरा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है। वहां पे कहाँ पे हमें एयरपोर्ट देना है, कहाँ पे हमें सी पोर्ट देना है, ये एक सवाल था। जब कोई भी डेवलपमेंट आता है कहीं पे, किसी देश में आता है, हमारे देश में भी बहुत सारे डेवलपमेंट आए हैं, तो उनके पीछे देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में बैठ के बात करते हैं। पहले ये सब प्लानिंग कमीशन के थ्रू होता था, आज की डेट में ये नीति आयोग के थ्रू होता है। तो प्लानिंग कमीशन कैसे काम करती थी, देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री बैठ के बात करते थे, और एक प्लान आउट होता था कि कैसे ये डेवलपमेंट दिया जाना। तो सेम यहाँ पे भी हुआ। जब ये डेवलपमेंट आया डीएमआईसी का, तो सवाल ये था कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कुछ नए शहरों को डेवलप करना है, तो वो शहर कहाँ कहाँ आएंगे। तो ये सजेस्ट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि हर एक राज्य जो डीएमआईसी में आ रहा है वो अपने अपने स्टेट में कुछ जगहों को देखे जहाँ पे नए शहरों को डेवलप किया जा सकता है। तो उसी टाइम पे गुजरात के साथ एक सिनेरियो होता है। वो सिनेरियो क्या होता है, गुजरात में एक इलाका है, गुजरात का बैकवर्ड इलाका, जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं था। साल में 6 से 8 महीने पानी भरा रहता था क्योंकि खाड़ी के आसपास का क्षेत्र था, बारिश काफी होती थी। लेकिन उस जगह की एक विशेषता थी, और विशेषता थी कि वो दुनिया की सबसे प्लेन जगह में से एक जगह थी। और उस जगह पे निगाह पड़ती है यूएस की। और यूएस वो जगह जमीन पे एमआरओ इंडस्ट्री खोलने के लिए अप्रोच करता है गुजरात गवर्नमेंट को, और प्रपोजल देता है कि हम यहाँ पे एक एमआरओ इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं। एमआरओ मतलब मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन ऑफ फ्लाइट्स। तो उसके लिए आप हमें जगह दीजिए। गुजरात गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को समझती है और उसको लेके जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉर परमिशन, कि हमारे पास गुजरात में एक जगह है जहाँ पे एमआरओ इंडस्ट्री के लिए ये यूएस की इंडस्ट्रीज हैं, इन्होंने अप्रोच किया है। और वहाँ पे जो आप प्रपोज कर रहे हो कि डीएमआईसी में नए शहर आने हैं, तो एक शहर वहाँ पे बनाया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को समझती है और उस जगह को देखती है। वहाँ पे एक स्टडी कराई जाती है, और अल्टीमेटली वहाँ फाइनलाइज होता है इंडिया का पहला ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। और उस जगह का नाम है धौलेरा, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं सभी लोग। अब
जो ये शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं उसका मतलब क्या हुआ? इंडिया फर्स्ट प्लेटिनम रेटेड ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। पहला क्यों? बहुत सारे शहर बनने वाले हैं स्मार्ट सिटी। दिल्ली भी स्मार्ट सिटी बन रहा है, गुड़गांव भी, नोएडा भी, आगरा भी, फरीदाबाद भी। तो ये पहला क्यों? पहला इसलिए कि ये ग्रीन फील्ड है। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है जहाँ पहले कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था, जिसको जीरो से डेवलप किया जा रहा है। जब हम दिल्ली की बात करते हैं या हम फरीदाबाद की बात करते हैं या आगरा की बात करते हैं, तो ये ऐसे शहर हैं जो ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी बनने वाले हैं। ब्राउन फील्ड का मतलब जो पहले से एग्जिस्टेंस में है और जिनको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जाना है। तो यहाँ बहुत ज्यादा स्कोप वर्किंग के लिए नहीं होता, ग्राउंड इंफ्रा डेवलप नहीं हो सकता, लेकिन कुछ एक फैसिलिटीज यहाँ पे दी जाती हैं ताकि इसको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जा सके। लेकिन जब हम ग्रीन फील्ड की बात करते हैं तो वो अंडरग्राउंड लेवल से डेवलप होना स्टार्ट होता है, जैसा कि धौलारा में हुआ। तो ये ऐसा पहला शहर होगा जो ग्रीन फील्ड होगा। और हम ये भी कह सकते हैं आज ये दुनिया का सबसे युवा शहर। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ग्रीन फील्ड के बारे में मैंने आपको समझाया। इंडस्ट्रियल है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री को प्रेफरेंस दी जानी है। स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट सिटी की जो जरूरत होती है, कैमरे, सेंसर्स, वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे होंगी। और प्लेटिनम रैंकिंग। प्लेटिनम रैंकिंग का मतलब क्या हुआ? क्यों हम इसको प्लेटिनम रैंकिंग की बात कर रहे हैं? रैंकिंग के बारे में बताना जरूरी है क्या? तो प्लेटिनम रैंकिंग कुछ स्पेशल फैसिलिटीज जब डेवलप होती है तो उसको हाईएस्ट रैंकिंग मिलती है। किसी भी शहर को दी जाने वाली हाईएस्ट रैंकिंग है प्लेटिनम। अदरवाइज गोल्ड रैंकिंग, सिल्वर रैंकिंग, बहुत सारी रैंकिंग्स आती हैं। न्यूज़पेपर में भी हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि फलाने शहर में फलानी फैसिलिटी है, उसको ये रैंकिंग मिली हुई है। हम रैंक में कोई शहर किसी चीज में नंबर 1 है, किसी चीज में नंबर 2 है, तो सारी लिस्ट आती है। तो प्लेटिनम रैंकिंग का मतलब होता है ये स्पेशल तरीके से डेवलप हो रहा है, बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे डेवलप की जा रही हैं। बहुत कम शहर हैं पूरे विश्व में जिनको प्लेटिनम रैंकिंग मिली हुई है। अब हम बात करें प्लेटिनम रैंकिंग की, तो वाशिंगटन डीसी है यूएस का एक शहर जिसको प्लेटिनम रैंकिंग मिली हुई है। लेकिन जब हम दुबई की बात करते हैं या सिंगापुर की बात करते हैं, तो ये दोनों शहर इतने अच्छे खासे डेवलप होने के बावजूद भी प्लेटिनम रैंकिंग होल्डर नहीं है। तो इसका मतलब ये धौलेरा, हमारा जो धौलेरा है, वो दुबई से भी ज्यादा एडवांस होने वाला है, सिंगापुर से भी ज्यादा एडवांस होने वाला है। और अब सिंपल से एक थॉट यहाँ पे देना है कि जब इतना एडवांस शहर मिल रहा बन रहा है, जो भी से प्लेटिनम रैंकिंग हो चुका है, तो क्या हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी और करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? ये सवाल सब अपने आप से पूछे। हम इसके आगे की बात करते हैं, देख लेते हैं एक बार धोलरा की कनेक्टिविटी को, कि धोलरा कहाँ पे है, कैसे कनेक्ट हो रहा है। जो धोलरा है, ये समुद्र तट से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये अहमदाबाद से 100 किलोमीटर, वडोदरा से 130, भावनगर से 65 और राजकोट से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी इसके चारों तरफ गुजरात के बड़े बड़े शहर हैं, चारों तरफ ये बड़े बड़े शहरों से घिरा हुआ है। तो हम इसकी प्रोग्रेस को भी समझ सकते हैं कि इतनी अच्छी कनेक्टिविटी इसको मिलने वाली है। धोलेरा, धोलेरा पहले सिर्फ एक गांव हुआ करता था जिसमें 33 गांव की जमीन जोड़ करके, पूरे 33 गांव की जमीन पे अब ये धोलेरा शहर बसाया जा रहा है, जिसमें 22 गांव ऐसे हैं जिसपे SIR एक्ट एप्लीकेबल होता है और बाकी के 11 गांव, टोटल 33 गांव की जमीन, जिसका एरिया निकल के आता है 920 स्क्वायर किलोमीटर। एक अमेजिंग बात मेरे साथ होती है कई बार, जब मैं 920 स्क्वायर किलोमीटर की बात करता हूँ, तो लोग कैलकुलेशन करते हैं कि दिल्ली से मुंबई 1,000 किलोमीटर के आसपास है, तो क्या इतना बड़ा शहर बनेगा? नहीं, वो हम बात कर रहे हैं स्क्वायर किलोमीटर की। स्क्वायर मतलब एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो जब इसका एरिया हम निकालते हैं तो वो 920 स्क्वायर किलोमीटर आता है। कितना होता है 920 स्क्वायर किलोमीटर? अगर हम दिल्ली के बारे में बात करें तो जितनी बड़ी आज की दिल्ली है उतना बड़ा, अगर हम उसमें से NCR को हटा दें तो इतना बड़ा एक शहर, पूरा एक शहर डेवलप हो रहा है। जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो कितने हजारों साल लगे दिल्ली को डेवलप होने। लेकिन ये धौलेरा शहर मात्र 30 साल के अंदर डेवलप होने वाला है और स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप होने वाला है। 920 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया जो डेवलप होने वाला है धौलेरा के रूप में। नेक्स्ट स्लाइड। तो जो एरिया है तो कितना डेवलप होगा? टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर में से सिर्फ और सिर्फ 570 स्क्वायर किलोमीटर ही डेवलप होगा, बाकी सारा एरिया ग्रीन एरिया रहेगा। 3 फेज में धोलेरा को डेवलप होना है। पहला फेज कंप्लीट होगा 2026 में, जो स्टार्ट हुआ था 2016 में डेवलप होना, यानी 2016 में इसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ था, जो 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड फेज कंप्लीट होगा 2032 में, और तीसरा फेज कंप्लीट होगा 2042 में। तो हम अगर बात करें जब सेकंड फेज इसका डेवलप हो जाएगा तो उसको एक शेप मिल जाएगी, जो हम आज कहते हैं ना कि दुबई से भी ज्यादा एडवांस वे में डेवलप होने वाला है, तो उस तरीके से आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगा सेकंड फेज के डेवलपमेंट के बाद। तो उसके बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको, मैं बता रहा हूँ कि पंख लगने वाले हैं। पंख तो अब भी लग जाएंगे, 10 साल में तो 10 गुना की बात हम करके ही चलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं दिल से, मैं अपनी तरफ से अगर मैं देखूं जिस तरह से मैं उसका डेवलपमेंट देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये 20, 50 और 100 गुना तक डेवलप होके इतना रेट हमें दे पाए। और कई बार मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि आप क्या देखते हो धोलेरा को 15 साल बाद? तो मैं कहता हूँ कि 15 साल बाद आप जो रेट देखते हो गुड़गांव के, जो रेट देखते हो आप दिल्ली के, 15 साल बाद वही रेट आप धोलेरा में ले सकते हो। तो एक समझने वाली बात है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
अब कुछ एक सवाल का जवाब मैं दोबारा देना चाहूंगा। मैंने पहले भी दिया था कि लोग कहते हैं कि धोलेरा डेवलप होगा या नहीं होगा, पता नहीं, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें तो हो रही हैं। तो मान लिया ठीक है, जापान का पैसा भी लगा हुआ है, लेकिन भारत में तो सरकारें बदल जाती हैं तो लोगों की सोच बदल जाती है। तो कैसे अभी हम माने कि ये धोलेरा डेवलप होगा? तो उसका अब आंसर है नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें यहाँ पे एक कानून पास किया गया, SIR एक्ट। ये 2009 में पास हुआ। 2008 में एक प्लान आता है DMIC का, जिसके हिसाब से एक शहर भी डेवलप किए जा रहे हैं। उसके बाद जब जापान के साथ जॉइंट वेंचर हो जाता है, तो जापान के साथ जब ट्रीटी साइन हो जाती है, तो उसके बाद एक नई बात आती है। जापान कहता है कि जो सवाल आपका और हमारा हो सकता है वो जापान का भी, कि आपके यहाँ सरकारें चेंज होंगी, तो हम नहीं चाहते कि सरकारें चेंज होने पे यहाँ पे कुछ भी चेंज हो। तो भारत सरकार से कहा जाता है कि आपको एक कानून पास करना है, SIR एक्ट, जो पहले कभी शंघाई में लगा था। उसका पर्पज क्या है? उसका पर्पज है प्रोटेक्शन देना। किसको प्रोटेक्शन देना? जो यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको, जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएंगी उनको एक प्रोटेक्शन देना, कि जिस कंडीशन पे, जिस MOU के साइन होने पे यहाँ पे कोई भी कंपनी आएगी, तो कोई सरकार रहे, कोई जाए, कोई भी गवर्नमेंट चेंज हो, उस MOU को कोई भी गवर्नमेंट आगे चेंज नहीं करेगी, और यूनिलेटरली तो बिल्कुल नहीं करेगी, अपने एंड पे नहीं करेगी। अगर कोई चेंज लाना भी है तो गवर्नमेंट के लोग और उस कंपनी की अथॉरिटीज जो होंगी वो बैठ के आपस में बात करेंगे, जिस पे चीजें फाइनल होंगी उसको अमेंड किया जा सकता है। अदरवाइज एक बार जो MOU साइन हो गया, उस डेवलपमेंट को कोई भी सरकार रोकेगी नहीं। ताकि ये इसका ये पर्पस था कि ताकि हम इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज को अपने इनवाइट कर सकें, उनको अट्रैक्ट कर सकें और यहाँ पे वो कंपनियां के इन्वेस्ट करें, तो उनको सहूलियत दिया जाना जरूरी था, जिसके लिए ये कानून पास कर दिया गया 2009 में। अब आपके जो सवाल था कि ये डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, तो उसके जवाब यहाँ पूरा हो जाता है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज है और दूसरा ये कानून है। तो कोई भी सरकार रहे वो कानून से बंधी हुई। तो ये था इसका जवाब, जिसको आप खुद भी समझ सकते हैं और अपने लोगों को बता भी सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है अगर, और जब इसके पीछे लीगल सैंक्शंस भी हैं, तो क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो क्या इसको पॉसिबल है? क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे, इसलिए हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि ताकि हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ मिल सके। तो क्या एस्टिमेटेड ग्रोथ होगी? अगर मैं अपनी नज़र से देखूं, जिस तरीके से मैं धोलारा को डेवलप होते हुए देख रहा हूँ, तो एटलीस्ट 10 टाइम्स। कितने टाइम में? 10 ईयर्स के अंदर, 10 साल में मिनिमम 10 गुना। तो क्या मतलब होता है इस बात का? इसका मतलब होता है कि आज हम 1 करोड़ रुपए धोलारा में लगाते हैं, तो 10 साल में वो 10 करोड़ बन जाएंगे। अगर हम 10 करोड़ लगाते हैं तो वो 100 करोड़ बन जाएंगे। अगर हम 100 करोड़ लगाते हैं तो वो 1000 करोड़ बन जाएंगे। अगर आप दिल्ली में, गुड़गांव में या किसी भी सिटी में इतना पैसा लगाते हैं, तो 10 टाइम्स नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो सिटी ऑलरेडी अपने पीक पे है, अपने हाई एंड पे है। लेकिन धोलेरा, धोलेरा भी डेवलप हो रहा है, वो अपने जीरो पे है। आज के लिए, आज के टाइम में धोलेरा इन्वेस्टर के लिए हम कहेंगे कि स्वर्ग है, इन्वेस्टमेंट का हब है। अगर हम वहां पे जाके इन्वेस्ट करते हैं तो पूरा स्कोप उसके अंदर बाकी है, और इसी स्कोप की वजह से वो एटलीस्ट हमें 10 टाइम की रिटर्न तो देगा देगा। और एक्चुअली में ये मुझे लगता है कि 10 टाइम से भी ज्यादा देगा, 20, 40, 100 टाइम्स भी ये ग्रोथ हो सकती है। तो क्यों हो सकती है ऐसा? ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे कि मैं इतना एश्योर हूँ कि ये सब चीजें होंगी? तो पहला कारण, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात को दिया गया, वो अब बन रहा है धौलारा, धौलारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एक सिंपल सी बात है, आप अपने आसपास देखिए कि कहाँ कहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, किस किस शहर में, वहाँ पे जमीन के क्या क्या रेट है, क्या क्या भाव है। तो समझ में आने लगेगा कि जहाँ जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वहाँ पे जमीन के रेट बहुत अच्छे खासे बने हैं। और धौलारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, उसकी एक स्पेशलिटी है। वो स्पेशलिटी क्या है? ये एशिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट होने वाला है, जो लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बड़े एरिया में डेवलप हो रहा है, और बहुत सारी जॉब्स को ये क्रिएट करे। जब ये 2026 में ऑपरेशनल होगा, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के हिसाब से जो इसकी कार्गो की कैपेसिटी है वो 20,000 टन होगी, और पैसेंजर कैपेसिटी लगभग 3 से 5 लाख के आसपास की होगी। जब इस एयरपोर्ट का फाइनल फेज डेवलप होगा, तो उसकी कार्गो कैपेसिटी 2,70,000 टन होगी, और पैसेंजर कैपेसिटी लगभग 25 से 30 लाख के आसपास होगी। इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सोचिए कि अकेला इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही कितनी जॉब से कितना रेवेन्यू क्रिएट करना। तो ये पहला कारण। दूसरा कारण हम देखते हैं MRO इंडस्ट्री। जो एमआरओ इंडस्ट्री के लिए कभी प्रपोजल दिया गया था अमेरिका की कुछ कंपनियों की तरफ से, वो एमआरओ इंडस्ट्री यहाँ पे आ रही है। दो कंपनियां हैं, एयरबस एंड बोइंग। दोनों से ऑलरेडी टाइप हो चुका है, और 2026 में जब ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा, तो इसी एयरपोर्ट के पास एमआरओ इंडस्ट्री आएगी। इसके अलावा धोलेरा में ऐसा सब कुछ हो रहा है जो हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। तो क्या हो रहा है? ऐसा ऐसा हो रहा है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रही है, और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ऑलरेडी टाटा एडवांस सिस्टम का एयरबस के साथ टाइप हो चुका है, और एयरबस हेलीकॉप्टर के साथ टाइप हो चुका है। तो यहाँ पे एयरबस के साथ मिलकर C-295 डिफेंस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। तो एक बिल्कुल नई चीज है हिंदुस्तान के लिए, और ये धोलेरा में होगी। जब इतनी सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो आप समझ सकते हो कि धोलेरा कहाँ से कहाँ पहुंचने वाला है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं
जो सी पोर्ट गुजरात को दिया गया, वो भी धोलेरा को दे दिया गया। अब धोलेरा में एक सी पोर्ट भी बन रहा है, और ऐसी सूचनाएं हैं कि धोलेरा में जो सी पोर्ट बन रहा है वो अडानी को उसके कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं, और अडानी इस सी पोर्ट को डेवलप करेगा। तो एक ऐसा शहर जहाँ पे सी पोर्ट हो, ऐसा शहर जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, एक ऐसा शहर जिसमें हाई एक्सेस कॉरिडोर हो, एक ऐसा शहर जहाँ पे रेलवे की प्लानिंग कर ली गई हो, एक ऐसा शहर जहाँ मेट्रो की प्लानिंग हो, और एक ऐसी प्लानिंग जहाँ भी लोग नहीं पहुंचे लेकिन प्लानिंग सारी पहले से ही, यानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से डेवलप हो रहा है। तो वहाँ पे क्या स्कोप होगा, यू कैन नाउ इजिली अंडरस्टैंड। इसके अलावा और क्या हो रहा है उस पर भी डिस्कस करते हैं। 4,400 मेगावाट का यहाँ पे एक सोलर पार्क आ रहा है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क पावर पार्क होने वाला है, जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेगा। कितना होता है 4,400 मेगावाट? इतना बड़ा कि आप पूरे बिहार को बिजली सप्लाई कर सकते हो, इतना बड़ा कि आप आधे से ज्यादा बड़े पश्चिम बंगाल को बिजली सप्लाई कर सकते हो, इतना बड़ा कि बहुत सारे राज्यों की बिजली की सप्लाई की ये पूर्ति कर सकते हैं। इतना बड़ा सोलर पार्क सिर्फ और सिर्फ धौलहरा के लिए बनाया जा रहा है, और उसका पर्पज यही है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज आएंगी उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसको हम ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सके, क्योंकि ये ग्रीन सिटी होने वाला है, पॉल्यूशन फ्री सिटी होने वाला है। अब ये जो सोलर पार्क है ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन तो करेगा करेगा, बाकी जॉब्स को भी क्रिएट करेगा। तो आप सोचो कि जॉब्स की कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज वहां आने वाली हैं। तो जब हम जॉब की बात करते हैं तो एक चीज और समझ में आती है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री यहाँ आ रही है, उसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। तो उससे पहले एक बात कर लेते हैं। जनरली हम किसी भी शहर को उठा के देखें तो किसी भी शहर में एक या दो सेक्टर की कोई इंडस्ट्री आई, और वो शहर कहाँ से कहाँ पहुंच गया। कुछ एग्जाम्पल है, गुड़गांव में कभी मारुति आई, उसके बाद आईटी का सेक्टर आया तो गुड़गांव कहाँ पहुंच गया। जब हम बेंगलोर की बात करते हैं तो हम उसको आईटी की बात करते हैं, आईटी सिर्फ इंडस्ट्री आई, गुड़गांव बेंगलोर कहाँ पहुंच गया। हैदराबाद आईटी के लिए फेमस है, नोएडा आईटी और कुछ एक इंडस्ट्रीज हैं। टाटा का जमशेदपुर में स्टील प्लांट लगा हुआ है, वो फेमस है। आगरा की बात करें, कानपुर की बात करें तो चमड़ा उद्योग, यानी एक एक दो दो इंडस्ट्री एक शहर में आती है, और वो शहर कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम धौलेरा की बात करते हैं तो 8 सेक्टर की इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रही है। कौन कौन से 8 सेक्टर हैं? एरोस्पेस एंड डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, सोलर इंडस्ट्रीज, हैवी इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो इंस्टॉलेज और आईटी। ये 8 सेक्टर की इंडस्ट्री वहाँ पे आ रही है। इसके अलावा धोलेरा को डिक्लेयर किया गया सेमीकॉन सिटी, यानी सेमीकंडक्टर की बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रही है। और सेमीकंडक्टर के लिए पॉलिसी भी गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर कर दी गई है, सेमीकॉन पॉलिसी 2022 से 2027। तो यहाँ बहुत सारा बहुत बड़ा एक सेमीकंडक्टर का हब धोलेरा बनने वाला है इन फ्यूचर में। कुछ एक कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं जिसमें वेदांता का नाम लिया जा रहा है, दूसरी यहाँ पे टाटा टीएसएमसी ग्लोबल के साथ मिलकर आ रही है। 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अकेले टाटा कर रहा है, और इस पे बहुत जल्दी काम स्टार्ट होने वाला है, और 2026-27 में यहाँ पे प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगा। तो यानी 2026-27 में एक मेजर बूम आपको मिलने वाला है। एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने वाला है, टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट ऑपरेशनल होने वाला है, और बहुत सारी कंपनियों को जो एरियाज डेवलप हो गया है, जिसको हम कहते हैं जो डेवलपमेंट जोन है धोलरा का, तो वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज 2026-27 में ऑपरेशनल होने वाली है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या क्या होगा वो आप समझ सकते हो। वेदांता यहाँ पे आ रही है, जिसके बारे में मैंने बताया कि वेदांता यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा ग्रू पावर 3,800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इसने की है, ये सोलर प्लेट वहाँ पे बनाएगी। इसके अलावा रिन्यू पावर का प्लांट है। टाटा एडवांस सिस्टम C295 डिफेंस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग धोलेरा में करने वाला है। आगे हम देखेंगे टाटा पावर यहाँ पे आ रही है, जो 1,000 मेगावाट का सोलर पार्क यहाँ पे लगा रही है, जिसमें से 300 मेगावाट का प्रोडक्शन ऑलरेडी वो स्टार्ट कर चुकी है, प्लांट सेटअप हो चुका है। और 700 का जो मेगावाट का प्लांट है, उम्मीद है कि दिसंबर तक शायद वो स्टार्ट हो जाएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन है। तो 1,000 मेगावाट का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन दिसंबर 2024 में कंप्लीट होने की उम्मीद है। इसके अलावा रिन्यू पावर का प्लांट वहाँ पे आ चुका है, 100 एकड़ में ये प्लांट लगा हुआ है, और अभी यहाँ पे एक प्लांट पहले से ही ऑपरेशनल था। दूसरे प्लांट के लिए अभी जॉब हायरिंग यहाँ पे चल रही थी, एक दो दिन पहले की न्यूज थी कि जॉब हायरिंग वहाँ पे हो रही है। तो इतना सब कुछ धोलेरा में हो रहा है, जिसको हम अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं। तो धोलेरा कहाँ से कहाँ पहुंचने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा जापान का आईजे ग्रुप ऑफ होटल है, जो 5 स्टार होटल की चेन धोलेरा में लेके आने वाला है। इसके आगे हम देखते हैं और क्या क्या हो रहा है धोलेरा में। ये कुछ कंपनियां हैं जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। ऑलमोस्ट ऐसी न्यूज है कि लगभग 450 से ज्यादा कंपनियां गवर्नमेंट से टाइप कर चुकी हैं धोलेरा में अपना प्लान सेटअप करने के लिए, जिसमें से कुछ एक के नाम आपकी स्क्रीन पर हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, और जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब आगे हम देखें तो इतना सब कुछ हो रहा है, तो धोलेरा की लाइफ कैसे होने वाली है। तो धोलेरा की जब हम लाइफ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे होंगी। अब आपके सामने स्क्रीन पर हम देखेंगे एक बिल्डिंग यहाँ पे नजर आएगी, ये है ABCD बिल्डिंग। मतलब क्या है इसका? एडमिनिस्ट्रेशन कम बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। ये बिल्डिंग किस चीज के लिए फेमस है? इस बात के लिए कि यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस होगा, पूरे धोलेरा की डेवलपमेंट पे यहाँ से निगाह रखी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी का ऑफिस होगा, और सिंगल विंडो क्लियरेंस। यानी हम बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो मैं पहली बार से ही कह रहा हूँ कि धोलेरा बन रहा है बिजनेस के लिए।